अब हम बात करने जा रहे हैं सांद्रता ग्राम प्रति लीटर और नॉर्मलता में संबंध। रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर। सांद्रता ग्राम प्रति लीटर और नॉर्मलता में संबंध। नॉर्मलता में संबंध, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर। इसके लिए नॉर्मलता का फार्मूला यूज किया जाएगा। तो नॉर्मलता का हमने फार्मूला बताया था m इक्वल टू डब्ल्यू अपान ई इंटू वी लीटर में, और W बताया था ग्राम में। ये नॉर्मलता का फार्मूला। यहाँ से ये हो जाएगा W बाई वी कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, और ये E क्रॉस मल्टीप्लाई N के साथ चला जाएगा। तो W बाई वी इक्वल टू हो जाएगा N इंटू E। इसका मतलब सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बराबर निकला नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। इस इक्वेशन को हम बी दे देते हैं, इक्वेशन बी। तो ये फार्मूले का यूज तब करते हैं जैसे अगर मान लीजिए किसी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी दी है और कहा गया उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम ग्राम पर लीटर में निकालें, तो आप इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाएगी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमने लिखा, किसी का विलयन ले लिया, सपोज 4N H2SO4, 4N H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए, ये निकालना है। तो इसके लिए देखिए आप इसी बी इक्वेशन का यूज करेंगे। सांद्रता ग्राम प्रति लीटर आपको निकालना है। सांद्रता ग्राम प्रति लीटर, नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार, नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। नॉर्मलता 4 दी है और तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट किसका निकालेंगे? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2SO4 एसिड है, अम्ल है। तो हमने बताया था कि अम्ल का जो तुल्यांकी भार होता है वो बराबर है अम्ल के अणु भार और अपान अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता। इसका जो अणु भार है वो ऐसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए 2, सल्फर का परमाणु भार 32, ऑक्सीजन का होता 16, 16 चौको हो जाता 64, और इसकी क्षारकता
2 है। तो ये आपका 4 2 6 2 8 और ये 6 3 9 98, 98 2 से भाग किए तो 49 आ गया। तो यहां पर रख देंगे 49। तो ये आपका आंसर आ गया 4 9 जा 36 हो गया 3। ये आ गया 196 ग्राम प्रति लीटर। अब हमने ये जो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर और नॉर्मलता में संबंध बताया है, पिछले लेक्चर में सांद्रता ग्राम प्रति लीटर और मोलरता में संबंध बताया था, वहां इक्वेशन ए दिया था। अब हम रिलेशन निकालेंगे नॉर्मलता और मोलरता में। करने जा रहे हैं नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। तो हम एक ऐसा इक्वेशन बनाएंगे जिसमें नॉर्मलता भी आवे और मोलरता भी आवे। तो इसके लिए हमने जो पिछले लेक्चर में इक्वेशन ए बताया था, जिसमें बताया था कि सांद्रता ग्राम प्रति लीटर और मोलरता में संबंध, और आज बताया सांद्रता ग्राम प्रति लीटर और नॉर्मलता में, तो दोनों को लिखते हैं। जैसे आज बताया है सांद्रता ग्राम प्रति लीटर और नॉर्मलता में संबंध, तो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार, इक्वेशन बी। और इसके पिछले लेक्चरों में बताया गया है सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर मोलरता m गुणे अणु भार m डैश, इक्वेशन m ये मोलरता है और ये m डैश है अणु भार। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध निकालेंगे। तो इक्वेशन बी को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे, ये लेफ्ट साइड में डिवाइड, राइट साइड में डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन बी को हम इक्वेशन ए से डिवाइड कर देते हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो यहां पर मिल जाएगा 1 इक्वल टू n इंटू ई अपान m इंटू m डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा n इंटू ई इक्वल टू m इंटू m डैश, या m, यहाँ m को नीचे लाए, m और m को यानी नॉर्मलता और बटे मोलरता, तो यहाँ पर m डैश है और नीचे आपका इक्विवेलेंट वेट है। n का मल्टीप्लाई e के साथ है और m का मल्टीप्लाई m डैश के साथ है। m डैश हम लिख दें, m डैश आपका मॉलिक्यूलर वेट यानी अणु भार है, अणु। अब यहां से आप जानते हो m डैश तो हमने अणु भार लिख दिया। ये जो तुल्यांकी भार है, ये तुल्यांकी भार बराबर अणु भार m डैश अपान, अगर अम्ल है तो अम्ल की क्षारकता, क्षार है तो क्षार की अम्लता, लवण है तो लवण के धनायन या ऋणायन पर उपस्थित आवेशों की संख्या, उसको हम स्मॉल n लिख देते हैं, स्मॉल n। तो यहां से E के स्थान पर
m डैश और n चला जाएगा ऊपर, तो यहां से m अपान कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m। अब स्मॉल m क्या है? स्मॉल m अगर अम्ल है तो अम्ल की क्षारकता, अगर अम्ल है तो अम्ल की क्षारकता, अगर क्षार है तो क्षार की अम्लता, क्षार है तो क्षार की अम्लता, और अगर लवण है तो लवण के धनायन या ऋणायन पर उपस्थित आवेशों की संख्या, लवण के धनायन या ऋणायन पर आवेशों की संख्या। ये रिलेशन निकला नॉर्मलता और मोलरता में। नॉर्मलता n/m इक्वल टू स्मॉल n, कैपिटल M नॉर्मेलिटी, कैपिटल M मोलरिटी, स्मॉल n के बारे में हमने लिख दिया। अब इस फार्मूले पर जैसे हम एक न्यूमेरिकल लिख दे रहे हैं, हाँ, अब इस पर हम एक प्रश्न लिखते हैं, जैसे 4m एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, 4m एल्यूमिनियम सल्फेट विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। ज्ञात करो, ये हमने एक क्वेश्चन लिख दिया। फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 4m एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन, यानी एल्यूमिनियम सल्फेट का विलयन दिया है, उसकी मोलरता 4 दी है और उसकी नॉर्मलता आपको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम मोलरता और नॉर्मलता में संबंध वाले इक्वेशन का यूज करेंगे, जिसमें बताया गया था नॉर्मलता बटे मोलरता इक्वल टू स्मॉल n। अब स्मॉल n अम्ल के लिए, क्षार के लिए, लवण के लिए। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ साल्ट, ये लवण का उदाहरण है, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट ये लवण है, साल्ट है। तो इसके लिए हमको स्मॉल n निकालना पड़ेगा। तो देखें कि लवण के एक अणु में जो धनायन ऋणायन है उस पर उपस्थित आवेशों की संख्या। तो एल्युमिनियम सल्फेट में 2 आयन होंगे, एल्युमिनियम आयन, सल्फेट आयन। तो एल्युमिनियम आयन हमने लिख दिया, एल्युमिनियम आयन के लिए Al कितना प्लस 3 प्लस, एल्युमिनियम पर 3 प्लस होता है। और दूसरा सल्फेट आयन SO4, इस पर 2 माइनस होता है। कितना माइनस होता है? 2। एल्युमिनियम आयन 3 प्लस और सल्फेट आयन 2 माइनस। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। जैसे एल्युमिनियम के 2 आइटम हैं, इधर 1 आइटम, तो आगे लगा दिए तो बैलेंस हो गया। सल्फेट जैसे सल्फर के 3 आइटम हैं, तो यहाँ पर 3 कर दिया, बैलेंस हो गया। अब हम जो देख रहे हैं, और चार्ज भी बैलेंस हो गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए 6 प्लस, और यहाँ 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए 6 माइनस, तो 6 प्लस 6 माइनस दैट इज 0। यहाँ पर चार्ज है 0, कोई आवेश नहीं है,
और यहाँ पर 2 3 6 प्लस हो गया, 3 दूना 6 माइनस, तो 6 प्लस 6 माइनस, तो यहाँ भी आवेश हो गया शून्य और इधर भी आवेश हो गया शून्य। अब हम लवण के धनायन, तो इस पर जो आवेश देखते हैं वो 2 3 6 प्लस, और यह ऋणायन पर देखते हैं तो 6 माइनस। तो आवेशों की संख्या कितनी है? 6। तो स्मॉल n की वैल्यू जो है यहाँ हो जाएगी 6। तो हम यहाँ पे जब रखेंगे नार्मलता अपान मोलरता कितनी है? 4 बराबर स्मॉल n के स्थान पे 6 रखेंगे, तो नार्मलता आ गई 6 4 जा 24, यानी एल्युमिनियम सल्फेट की विलयन की नार्मलता कितनी आ गई? 24। तो चाहे n इक्वल टू 24 लिखें या एल्युमिनियम सल्फेट विलयन की नार्मलता 24n भी लिख सकते हैं। तो ये एक उदाहरण था नार्मलता और मोलरता में संबंध का। अब हम सांद्रता व्यक्त करने की अन्य विधियों का जिक्र करने जा रहे हैं। जैसे हम जिक्र करने जा रहे हैं प्रतिशत में सांद्रता, या मोललिटी का जिक्र कर दें, लेकिन प्रतिशत में सांद्रता का जिक्र हम सोचते हैं सबसे पहले इसलिए करें क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जो प्रतिशत में सांद्रता और मोलरता में संबंध के हैं, नार्मलता में संबंध के हैं। तो सबसे पहले प्रतिशत में सांद्रता का जिक्र कर लें जिससे उन सवालों को आपस में रिलेट कर सके, लगवा सकें। तो प्रतिशत में जो सांद्रताएं होती उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सांद्रता व्यक्त करने की हमने 3 विधियों का जिक्र किया, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, मोलरता और नार्मलता। अब प्रतिशत में, तो जैसे भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत उसको सांद्रता कहते हैं। चलिए हम लिख देते भार प्रतिशत सांद्रता, भार प्रतिशत सांद्रता, वेट परसेंटेज कंसंट्रेशन, भार प्रतिशत सांद्रता। इसी को शार्ट में W/W भी कहते हैं, W/W। अब इसकी परिभाषा से आपको इसका फार्मूला बता देते हैं। इसकी जो डिफिनीशन है वो है 100 ग्राम विलयन में जो विलय के ग्रामों की संख्या होती है, यानी विलय का जो भार ग्राम में होता है वही जो है भार प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। जैसे हमने लिखा इसकी डिफिनीशन कि 100 ग्राम विलयन में विलय का भार ग्राम में, 100 ग्राम विलयन में विलय का भार जो होता है वही कहलाती है भार प्रतिशत सांद्रता। भार प्रतिशत सांद्रता कहने, भार प्रतिशत सांद्रता की डिफिनीशन 100 ग्राम विलयन में जो विलय का भार होगा उसी को हम कहते हैं भार प्रतिशत सांद्रता। तो W/W इसलिए कहे क्योंकि यहाँ भी W वेट आता है और यहाँ भी W वेट आता है। अब इसके एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 20 ग्राम कोई पदार्थ है, 20 ग्राम विलय, सपोज 20 ग्राम हमने चीनी ले ली, 20 ग्राम चीनी, और इसको हम मान लीजिए 80 ग्राम या 80 नहीं और कुछ ले लेते, मान लीजिए 120 ग्राम, 120 ग्राम जल में घोल देते हैं। 120 ग्राम जल में हमने घोल दिया।
120 ग्राम जल में घोल दिया और कहा गया कि इसकी भार प्रतिशत सांद्रता ज्ञात करिए। घोल दिया, इस प्रकार जो विलयन बना उसकी भार प्रतिशत सांद्रता ज्ञात करिए। भार प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए। भार प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है 60 में। अब देखिए आप, डिफिनीशन है 100 ग्राम विलयन में जो भी विलय का भार होगा वो भार प्रतिशत सांद्रता कहलाएगी। 100 ग्राम इसलिए क्योंकि परसेंटेज के लिए हम 100 लेते हैं। तो देखिए आप, 20 ग्राम विलय है, यानी विलय का भार 20 ग्राम है। विलय का भार 20 ग्राम और जल आपका क्या होगा? विलायक होगा। विलायक का भार, विलायक का भार है 120 ग्राम। 120 ग्राम। दोनों को जब जोड़ेंगे तो विलयन का भार आएगा। विलयन का भार, विलयन का भार, वो दोनों को जोड़ दिया गया तो 120 में 20 जोड़ दिए 140 ग्राम। 140 ग्राम। अब परिभाषा से देख लीजिए, 100 ग्राम विलयन में विलय का भार चाहिए तो 140 ग्राम जब विलयन लेते हैं तो हमने लिखा चूंकि 140 ग्राम विलयन में 140 ग्राम विलयन में जो विलय का भार है, विलय का वो जो है 20 ग्राम है। 140 ग्राम विलयन में विलय का भार है 20 ग्राम। इसलिए पहले 1 के लिए लेते हैं, तो जब 1 के लिए लेंगे तो संख्या कम हो गई, कम के लिए भाग देते हैं तो 20 ग्राम को नीचे 140 ग्राम आ जाएगा। और हमारी जो डिफिनीशन है 100 ग्राम विलयन में, इसके स्थान पे कितने ग्राम विलयन रहना चाहिए? 100 ग्राम विलयन में किसका भार निकल रहा? विलय का। तो आप संख्या बढ़ गई तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 20 ग्राम और नीचे 140 ग्राम और मल्टीप्लाई कर दिया इसको 100 से। यहां इसका आंसर निकल आएगा। अब इस आंसर से फार्मूला बनने जा रहा है। भाई यहां से पता चल गया 100 ग्राम विलयन में विलय का भार इतना होगा और डिफिनीशन है कि 100 ग्राम विलयन में जो भी विलय का भार होगा, जैसे 100 ग्राम विलयन में इतना विलय का भार है तो इसी को कहेंगे भार प्रतिशत सांद्रता। अब यहां से उसका फार्मूला बनने जा रहा है। भार प्रतिशत सांद्रता इक्वल टू, ये जो 20 ग्राम आया है ये किसका भार है? विलय का। तो ऊपर लिख दिए विलय का भार। विलय का, वो भी किसमें? ग्राम में। और नीचे जो 140 ग्राम आया वो विलयन का भार है, नीचे लिख दिए विलयन का भार, विलयन का भार और इंटू 100। ये हो गया भार प्रतिशत सांद्रता निकालने के लिए फार्मूला। ये फार्मूला हो गया।
जैसे दिया है, मान लीजिए 20% 20% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड विलयन, 20% सोडियम क्लोराइड विलयन। और ये कह दिया गया ये जो प्रतिशत सांद्रता है ये भार प्रतिशत सांद्रता है, 20% NaCl विलयन। तो जैसे आप देखते हो कि परसेंटेज को जब हम भिन्न में बदलते फ्रैक्शन में तो लिख देते हैं ये 20/100। इसका मतलब 100 ग्राम में 20 ग्राम, तो 100 ग्राम कौन, 100 ग्राम विलयन, उसमें होगा 20 ग्राम NaCl, 20% NaCl विलयन, यानी NaCl विलयन की सांद्रता दी है 20%, वो भी भार प्रतिशत है। NaCl विलयन हमने लिखा W/W, भार प्रतिशत सांद्रता दी है। तो इसका मतलब क्या है कि 20/100 यानी 100 ग्राम जब विलयन होगा तो उसमें NaCl कितने ग्राम होगा, 20 ग्राम। तो 100 ग्राम तो हुआ विलयन और NaCl है 20 ग्राम विलय, तो जो पानी होगा वो कितने ग्राम होगा, 80 ग्राम। तो इसका तात्पर्य यह है कि 20 ग्राम तो NaCl होगा, 20 ग्राम NaCl होगा विलय, और विलयन कितना होगा, 100 ग्राम, तो 80 ग्राम जो है हो जाएगा वाटर, 80 ग्राम जल। तो ये हो गया विलय, ये विलायक, और दोनों मिलकर मिल गए विलयन, विलयन हो गया आपका 100 ग्राम। विलयन का भार आपका हो गया कितने ग्राम, 100 ग्राम। तो ये हो गई भार प्रतिशत सांद्रता। अब हम जिक्र करने जा रहे हैं आयतन प्रतिशत सांद्रता का। सांद्रता व्यक्त करने की अगली विधि हम लेते हैं आयतन प्रतिशत सांद्रता, वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन। आयतन प्रतिशत सांद्रता, आयतन प्रतिशत सांद्रता, इसको कहते हैं V/V, V/V, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो जैसे पिछली डिफिनीशन थी वेट बाई वेट, वैसे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। आपका ऊपर विलय का आयतन और नीचे विलयन का आयतन, तो वही परिभाषा हो जाएगी। जो 100 ग्राम था, ग्राम वेट था, वॉल्यूम के लिए ले लिया मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर विलयन में, 100 मिलीलीटर विलयन में विलय का आयतन, विलय का आयतन, विलय का आयतन, वो भी किसमें, मिलीलीटर में, वही कहलाती है आयतन प्रतिशत सांद्रता। आयतन प्रतिशत सांद्रता 100 मिलीलीटर विलयन में जो विलय का आयतन होता है वही कहलाती है आयतन प्रतिशत सांद्रता। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन। अब उसी तरीके से पिछली तरीके से ये भी बन जाएगा आयतन प्रतिशत सांद्रता का फार्मूला, आयतन प्रतिशत सांद्रता। तो जहां ऊपर विलय का भार था वहां विलय का आयतन,
विलय का आयतन मिलीलीटर में और अपान विलयन का आयतन मिलीलीटर में, और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई है तो यहां लिख देते किनारे 100 से मल्टीप्लाई। अब जैसे इस पर कोई क्वेश्चन ले लिया हमने, सपोज ले लिया, मान लीजिए 20 मिलीलीटर एथेनॉल 20 मीटर एथेनॉल को सपोज 60 मिलीलीटर जल में घोला गया, साठ मिलीलीटर जल में घोला गया, तो विलयन की आयतन प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए। विलयन की आयतन प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इंग्लिश में कह सकते हैं 20 मिलीलीटर एथेनॉल डिजॉल्व इन 60 मिलीलीटर वाटर, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन वॉल्यूम परसेंटेज, यानी आयतन प्रतिशत में इसकी सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो आयतन प्रतिशत सांद्रता बराबर विलय का आयतन, तो विलय कौन है? एथेनॉल, इसको घोला जा रहा है 20 अपान विलयन का आयतन, तो ये विलय है और ये है विलायक, दोनों के आयतन को जब ऐड कर दोगे तो निकलेगा विलयन का आयतन। तो 60 और 20 हो जाएगा 80 और इंटू 100, मान लो इसको सपोज काट दिए, यहाँ 4 आ जाएगा 25% सांद्रता आई आयतन में। अब इसी को दूसरे तरीके से समझ लीजिए, 25% सांद्रता आई, तो अगर किसी ने कहा 25% एथेनॉल सॉल्यूशन, 25% एथेनॉल विलयन, तो इसका मतलब 25 मिलीलीटर एथेनॉल कितने मिलीलीटर में? 100। 25% एथेनॉल सॉल्यूशन का मतलब, इसका तात्पर्य 25 मिलीलीटर एथेनॉल कितने मिलीलीटर में? 100। तो वो 100 मिलीलीटर कौन रहेगा? विलयन, क्योंकि विलायक हो जाएगा 75 मिलीलीटर। 75 मिलीलीटर तो आपका हो जाएगा जल, मतलब जब दोनों को जोड़ दोगे तो 100 मिलीलीटर आपका आ जाएगा विलयन। इसका मतलब कि 100 मिलीलीटर विलयन में एथेनॉल कितना मिलीलीटर है? 25। यहां पर देखिए 80 मिलीलीटर में कितना था? 20। तो 100 में कितना निकला? 25। तो 25 मिलीलीटर आपका एथेनॉल हो गया, 75 मिलीलीटर जल हो जाएगा, और दोनों ऐड कर देंगे 100 मिलीलीटर हो जाएगा विलयन। अब शेष चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे।